आज हम नया पाठ देखने जा रहे हैं समासाह, जिसका सरल अर्थ है संक्षेप। इंग्लिश में जिसे कहा जाता है कंपाउंड्स, जिसकी संस्कृत भरी परिभाषा होती है समसनम समासः। दो से अधिक पदों का संक्षेप यानी समास। संक्षेप यानी छोटा स्वरूप। अगर देखा जाए तो लिखित स्वरूप जब समास का हम देखते हैं तो वो संधि की तरह लगता है, लेकिन संधि और समास में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जब हम ये पाठ पढ़ेंगे तो ये अंतर भी हमें समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं स्पष्टीकरणात्मक समसनम समासः। समास का शाब्दिक अर्थ हमने देखा है संक्षेप। उसकी संस्कृत परिभाषा समसनम समासः, अर्थात दो या दो से अधिक पदों का संक्षेप कर देना ही समास कहलाता है। परिभाषा देख लो। दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्तियों का लोप करके एक पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुत्रः। राज्ञः राजन हलंत शब्द रूप की षष्ठी एक वचन। दो अर्थपूर्ण शब्दों के बीच जो विभक्ति आती है उसका लोप यानी समास। तो राज्ञः पुत्रः, यहाँ राज्ञः षष्ठी विभक्ति का लोप होगा तो वो सामासिक शब्द बन जाएगा राजपुत्रः। माता च पिता च। माता च पिता च। इस शब्द का लोप होगा तो शब्द बन जाएगा यहाँ पर माता पितरौ। जैसे समास के प्रकार देखेंगे तब समझ में आएगा ये पितरौ क्यों हुआ है। समास की कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस प्रकार समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे राज्ञः ये पूर्व पद, पुत्रः ये उत्तर पद। जैसे उसी तरह से माता च पिता च, माता पूर्व पद, पिता उत्तर पद। विग्रह। जब समास समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके उनमें पुनः विभक्ति लगा देते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं। विग्रह यानी मूल शब्द पूर्व पद उत्तर पद इन दोनों में विशिष्ट विभक्ति का प्रयोग होना। जैसे राजपुत्रः एक समस्त पद है जिसे समास भी कहा जाता है, और राज्ञः पुत्रः ये उस समास का विग्रह है। तो समास में तीन भाग रहेंगे, एक समस्त पद, एक विग्रह, उसका अर्थ, और विग्रह में पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखते हैं समास के कुछ प्रकार। मुख्य रूप से समास के चार भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा द्वंद्व समास। समास के इन भेदों के अतिरिक्त कर्मधारय, द्विगु, नय, तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष आदि तत्पुरुष समास के भी उपभेद देखे जाते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा प्रकार तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास, न पूर्व पद प्रधान न उत्तर पद अन्य पद की प्रधानता। द्वंद्व समास, दोनों पदों की या सभी पदों की समानता। इस प्रकार से हम पहला समास का प्रत्यय अब देखेंगे, अव्ययी भाव समास। इस समास में
पूर्व पद की प्रधानता होती है, उसके साथ ही पूर्व पद का अर्थ प्रधान है। इसे अव्ययी भाव समास कहने की पूर्व कल्पना है। इसका पूर्व पद एक तो अव्यय या उपसर्ग होता है। परिभाषा देख सकते हैं। जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। उत्तर पद कोई संज्ञा शब्द होता है और समस्त पद अव्यय बन जाता है, जो प्रायः नपुंसकलिंग एकवचन में प्रयुक्त होता है। अव्ययी भाव की परिभाषा लिखकर अर्थ समझने की कोशिश करनी है। ये सारी बातें हमें हमारी नोटबुक में भी लिख कर लेनी है। हम देख रहे हैं अव्ययी भाव समास, जिसकी परिभाषा हमने देखी है। महत्वपूर्ण बातें उसमें है। पूर्व पद अव्यय होता है, उसके अर्थ की प्रधानता होती है। उत्तर पद संज्ञावाची शब्द होता है और होने वाला समस्त पद अव्यय बनेगा। अव्ययी भाव समास हम एक तालिका के रूप में देख रहे हैं, जिस तालिका में पहला भाग होगा अव्यय या उपसर्ग, दूसरा उनका अर्थ, तीसरा विभक्ति, उसके बाद समास यानी समस्त पद और सबसे आखिरी समास का विग्रह। इसमें सबसे पहला अव्यय पद हमें दिख रहा है उप। उप ये ना अव्यय है, ये है उपसर्ग। इसका अर्थ समीप। इस अर्थ का प्रयोग होगा समास विग्रह के लिए। विग्रह के वक्त विभक्ति होगी षष्ठी। सामासिक शब्द अव्यय में नपुंसकलिंग में बनेगा, इसलिए वो होगा उपकृष्णम। कृष्णस्य समीपम। दूसरा है अनु। पश्चात यह उसका अर्थ होगा षष्ठी विभक्ति। अनुरूप, रूपस्य योग्यम या पश्चात, क्योंकि अनु यह उपसर्ग योग्यता के अर्थ से भी प्रयुक्त होता है। इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। अणुगुणम समस्त पद, गुणानाम योग्यम। इसके बाद स, इसका अर्थ होता है सादृश्य, कंपैरिजन के लिए। विग्रह के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। सहरि, हरेः सादृशम, हरि के समान। अगला निर। निर का अर्थ अभाव के अर्थ में लिया जाता है। अभाव यानी ना होना, कोई चीज़ अगर नहीं है तो अभाव। इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभावः। अनु हमने देख लिया है। यथा, जैसे, ऐसा अर्थ होता है। अनतिक्रम्य, शक्ति से ज़्यादा, इस तरह से उसका अर्थ लिया जाता है। विग्रह में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समस्त पद बनेगा यथा कालम। कालम अनतिक्रम्य, समास विग्रह बनता है। प्रति, यह उपसर्ग विप्सा, दोहराना, रिपीटेशन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। द्वितीय या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ होगा। समस्त पद बनेगा प्रतिदिनम। विग्रह में द्वितीय या सप्तमी होने के कारण दीनम दीनम इति या दीने दीने इति, इस तरह से यह प्रयुक्त होता है।
तो यह हो गया हमारा समास पाठ का पहला प्रकार, अव्ययीभाव समास। तो कल हम समास के दूसरे प्रकार देखेंगे। धन्यवाद।